हेलो स्टूडेंट्स, हम लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बाद अब उनके मैग्नेटिज्म और उनकी ज्योमेट्री को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर पढ़ करके जानने की कोशिश करेंगे कि कब किस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसके लिए हम कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल्स लेते चलेंगे और आगे उन्हें देखते चलेंगे। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ये चीज़ें आसानी से समझाई जा सकती हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज K4FeCN6। अब देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स को किस तरह से बनाया जा सकता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में सेंटर एटम जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सेंटर एटम क्या है? आयरन। ठीक है, इसमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंटर एटम का? D2sp3 होता है। तो आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ देखना पड़ेगा, जो कि क्या होगा? 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। अब अपन ये ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। ऑर्बिटल डायग्राम देखो, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है जिसमें हमने इसमें d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अब ये क्या हो गया? 4d6 4p0। ये हुआ आयरन 2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर हमने किस में देखा? ऊपर आयरन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और अब ये हो गया आयरन +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, ये हुई धातु आयन अब रेडी है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड के साथ। अब ये लिगेंड कौन सा है? साइनो लिगेंड है। इसके जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा? डी इलेक्ट्रॉन्स हुंड के नियम के ऑपोजिट पेयरिंग करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कांटेक्ट में आते ही मेटल आयन और इसका जब संपर्क होता है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। तो अब इससे क्या होगा? इससे 2 डी ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाएंगे। 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के बाद हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन 3 फर्स्ट वाले डी ऑर्बिटल्स में पेयर अप हो गए। अब देखो, जो डी ऑर्बिटल खाली होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं dx² y² और dz²। अब ये 4s और 4p के साथ मिलकर के 6 d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। जब d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने तो ने पार्ट लिया हाइब्रिडाइजेशन में, तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। उससे हमको 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं, जो कि साइनाइड आयनों से लिगेंड्स को एक्सेप्ट करते हैं और हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर देखो, 6 इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल में पेयर अप हो गए, 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, 4s और 4p। ये खाली है इलेक्ट्रॉन, यहाँ नहीं है।
तो इससे सारे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए? 2, 3 और 3 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इन सभी में साइनो लिगेंड संपर्क में आता है और इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स हमने क्या बनाया? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब यदि पोटेशियम फेरीसाइनाइड हम बनाएं तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके d ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है। वहाँ तो +2 में थे तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, लेकिन यहाँ +3 में होने से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है। अब यहाँ इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हाईली अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से हाईली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका होना चाहिए। और जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट वास्तव में निकाला जाता है तो यही पाया जाता है कि ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। पोटेशियम फेरीसाइनाइड की स्ट्रक्चर भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड की तरह कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। बस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 आवेश की जगह -3 चार्ज होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई होगी। ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए यह कैसा व्यवहार करेगा? ये डायमैग्नेटिक व्यवहार करेगा। ठीक है, यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? डायमैग्नेटिक होनी चाहिए। तो अब आपको यदि ये पूछा जाए, समझाइए कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और पोटेशियम फेरीसाइनाइड एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर, जबकि दोनों में लिगेंड कौन सा है? साइनाइड लिगेंड ही है, तो हमको इसका जवाब इसी तरह से देना है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हम एक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम हेक्साफ्लोरेट। ये देखो एग्जाम्पल है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का। इसमें आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब यदि हम इसको देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? सारा कुछ इसके जैसा होना चाहिए, पोटेशियम फेरीसाइनाइड जैसा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये होगा 3d5, 4s0, 4p0 और 4d0। अब देखो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इनमें s, p और ये d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके क्या बना रहे हैं? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है। वहाँ पर क्या बन रहा था? d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे थे। यहाँ पर क्या बन रहे हैं? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब देखो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं, इसलिए इसमें पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है।
इसलिए ये बहुत हाईली पैरामैग्नेटिक है। और ये लिगेंड फ्लोरीन जो है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट 2 क्लोराइड। इसमें देखो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 है, जिस एटॉमिक नंबर 27 है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d7 4s2 होता है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या हो जाता है 3d7 हो जाता है। अब जब ये साइनाइड लिगेंड के साथ में कांटेक्ट में आता है तो इसमें भी देखो इसमें क्या होता है, उनका रूल तो फॉलो ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, यहाँ पे पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ना वो ये बताती हैं कि ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो अब ये ऐसा क्यों है, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए पॉलिंग ने क्या बोला, उसने ये कहा कि इसमें 3d में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाता है 4d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे कि 2d ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पर क्या हुआ, खाली हो गया, मतलब एक तो पेयर अप हो गया और एक डी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ 4d में आ गया, जिससे कि इसके पास ये खाली हो गए 2d ऑर्बिटल, एक s और 3p खाली यहीं हैं, इनके साथ मिलकर के ये क्या बना लेगा d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेता है, जिससे कि अमोनिया मॉलिक्यूल के यहाँ पर कांटेक्ट में आने के बाद इस प्रकार से ये बॉन्ड बन जाता है, CONH3 बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये CONH3 बॉन्ड जो बन गया, ये इस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ज्योमेट्री कैसी बनेगी, वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 4d में गया है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला गया। अब यदि इसको निकालना हो तो बहुत ही कम एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस तरह से क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा, और ये करता भी है। तो कोबाल्ट 2 के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से एक दूसरे के लिए एविडेंट भी हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चूंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है d2sp3 है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हेक्सासाइनो फेरेट आयन की तरह से ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यहाँ पर इसके पास मॉलिक्यूल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह के बराबर होंगी। और इसकी नेचर कैसी होगी, नेचर इसकी होगी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से ये बिहेव करेगा। तो इस प्रकार से इन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म समझाया जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।